राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं जानी मानी परकशनिस्ट अनुराधा पाल। तबले पर तूफानी रफ्तार से थिरकती ये उंगलियां हैं अनुराधा पाल की। दुनिया की पहली महिला तबला वादक के रूप में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज अनुराधा पाल आज दुनिया भर की जानी मानी परकशनिस्ट हैं। देश के सभी बड़े संगीतकारों के साथ संगत कर चुकी अनुराधा पाल न सिर्फ कुशल सोलोइस्ट हैं, बल्कि स्त्री शक्ति और रिचार्ज नाम के 2 बड़े बैंड भी संचालित करती हैं। मुंबई में पली बढ़ी अनुराधा पाल ने विश्व प्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन की फिल्म गजगामिनी में जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, उसकी गूंजें कांस फिल्म फेस्टिवल तक पहुंची। अनुराधा पाल ने 2008 में प्रतिष्ठित वुडस्टॉक फेस्टिवल में अपने बैंड रिचार्ज के साथ जो प्रदर्शन किया, उसमें 4 लाख दर्शक शामिल थे। बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। नमस्कार अनुराधा जी, हम सभी जानते हैं कि दुनिया की पहली महिला तबला वादक आप के रूप में आप जानी जाती हैं। क्या महिला होने के नाते पुरुषों की इस दुनिया में अपनी जगह बना पाना इतना आसान था? ये जर्नी सबसे मुश्किल थी, और जो कोई सोचेगा ये आसान है बिकॉज़ मैं महिला हूँ तो मुझे उसका कोई फ़ायदा हुआ, बल्कि नुकसान ही हुआ। इस वजह से क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड फील्ड है, जो तबला का क्षेत्र है स्पेशली, और इंडियन म्यूज़िक भी बहुत मेल डोमिनेटेड है। और मैं कोई म्यूजिशियन फैमिली से नहीं हूँ। हर तरह से स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ी, क्योंकि उसमें ये रहा कि अपनी जगह पहले सीखने में तकलीफ़, कि कोई आपको सिखाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप महिला हैं, आप लड़की हैं। फिर परफॉर्मेंसेस देना शुरू किया तो फिर कुछ 2 रिएक्शंस होते थे, कि एक तो वंडरमेंट, क्या हाँ क्या बात है, और दूसरा कि ठीक है थोड़ी देर कर लेगी बाद में छोड़ देगी। तो एक जो डिसमिसिव रिस्पांस है या स्केप्टिकल एटीट्यूड लोगों का, तो इस वजह से मैंने फिर डिसाइड किया कि अगर मुझे इसमें करना है, क्योंकि मैं तो पढ़ाई कर रही थी टू बिकम इंजीनियर और डॉक्टर। मैं बहुत एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली से आती हूँ, जहाँ सब लोग बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, तो स्वाभाविक था कि मुझे भी वही कुछ करना है। यू नो, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। तो फिर मैंने जब तबले का एक कहते हैं कि एक पैशन बन गया, तो मैंने यही सोचा कि ठीक है, मेरे पास में जो भी डिसएडवांटेजेस हैं, मुझे एक ही चीज़ है जो मुझे मेहनत आगे ले जाएगी, और वही मैं करूँगी। अनुराधा जी, आपने कहा कि जो परिवार का माहौल था वो काफ़ी एकेडमिक माहौल था, और उसमें सभी लोग जो कन्वेंशनल प्रोफेशंस हैं उसमें थे। तो ये कौन सी जगह थी, और आपके पेरेंट्स क्या करते थे? और मेरे पेरेंट्स मेरे पिताजी बहुत मशहूर कंसल्टेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, और पहले उन्होंने पार्क डेविस, जो अभी फाइज़र के नाम से फेमस है, उसमें वो वाइस प्रेसिडेंट रहे। और उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करके अपनी ज़िंदगी मतलब कहाँ से कहाँ आए हैं। वो मतलब कहना चाहिए कि जैसे स्ट्रगल हमारे फैमिली में लिखा हुआ है। मेरे फादर ने वो पार्टीशन के टाइम में वो पाकिस्तान में थे। हम रॉयल फैमिली के हैं एक्चुअली, मेरे फादर रॉयल फैमिली के बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे उनकी बहुत बड़ी जागीर और क्या क्या था। तो पाकिस्तान में थे जब पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में कुछ नहीं, बस रास्ते पे रह के अंडर स्ट्रीट लाइट्स पढ़ाई किया उन्होंने। और क्योंकि उनके पिताजी मारे गए थे वॉर में, तो उनकी माँ, जो मैं सच में कहती हूँ कि जो औरत 5 बच्चों को ऐसे दहशत वाले माहौल में, पार्टीशन के बाद में ऐसे माहौल में बच्चों को पढ़ाए लिखाए, इतना लायक और कामयाब बनाए, जो सही स्त्री शक्ति है, मेरे दादी ने तब कायम किया था। तो ये बचपन आपका कहाँ गुजर रहा था? पैदा हुई हूँ मुंबई में, और वहीं पे मेरा पूरा जन्म
मैं रही हूँ वहीं पे। खाली 1-2 साल बीच में मैं हैदराबाद गई थी जब पिताजी का वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था काम के सिलसिले में। मेरे नाना जी जो मेरे मदर के साइड के, उन्होंने भी करीब 30 स्कूल, वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, तो उन्होंने करीब 30 स्कूल बनाए। और पहला स्कूल उनके गांव में अंडर अ बैनियन ट्री था। तो और फिर जब वो बम्बई आए, उन्होंने कहा कि अब मुझे एजुकेशन को और बढ़ाना है। और उनका इतना नाम और इतना रिस्पेक्ट था कम्युनिटी में कि लोग तो झोली भर भर के पैसा देना चाह रहे थे। बोले नहीं, हम नहीं लेंगे, जो लेंगे सूद पे आपको वापस लौटाएंगे, ताकि कल आपका कोई, ना तो मेरे ऊपर कोई ऋण हो, ना तो आपका कोई उपकार हो। और वो फुटपाथ पे रह के उन्होंने एक बार चना और गुड़ खाते थे और एक बार खाना खाते थे, और बस एक ड्रीम है कि भाई स्कूल बनाना है, लोगों के पास में एजुकेशन फैलाना है, तो करना है। तो ये एक ज़िद कह सकते हैं या एक जुनून कह सकते हैं, ये मुझे शायद विरासत में दोनों तरफ से मिली है। अनुराधा जी, आपने बताया कि घर का ये जो माहौल था, इसमें जब आपको पहली बार परकशन को लेकर जो आपके दिल में ये इच्छा हुई होगी, वो किस वजह से हुई होगी और क्या हालात थे जब आपको लगा कि आप भी ये काम कर सकती हैं? हमेशा हमारे घर में ऐसा था कि भाई पढ़ाई भी करनी है और म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, हर तरह में हमें एक ऑल राउंडेड पर्सनैलिटी जो कहते हैं कि आपको हर चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज तो बहुत डीप वर्ड है, बट मैं सोचती हूँ उसकी एक एक्सपोजर होनी चाहिए। तो बचपन से एक एक्सपोजर बहुत हमें मिला है, अलग अलग फील्ड्स का, आर्ट बोलिए, साइंस बोलिए, कोई भी आप चीज़ बताइए। माहौल था कि भाई आपको, और हमारे घर में बहुत सारे म्यूजिशियंस आते थे। मेरे नानी के घर में पंडित जसराज जी, हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा जी, राजम जी, टॉप म्यूजिशियन से लेके यंग म्यूजिशियंस बहुत आते रहते थे। उनको बड़ा शौक़ था म्यूज़िक का। तो और मेरे पिताजी को, मम्मी को भी बहुत शौक़ है, मम्मी गाती भी थी उस टाइम में। तो उस वजह से एक स्वाभाविक था कि मुझे सीखना है, क्योंकि हमारे घर में सबको ऐसा था, कोई पियानो सीखा, मेरी ब्रदर ने पियानो सीखा, सिस्टर ने सितार और भरतनाट्यम सीखा, मेरे सगे भाई ने तबला सीखा। और उनको देखते देखते, मतलब मैं सबसे यंगेस्ट हूँ, मैंने क्लासिकल वोकल सीखा। और वोकल के साथ में तबला इसलिए क्योंकि बजाते बजाते तब क्या होता था कि जैसे गाते गाते जो बंदिश है, तो बंदिश कहाँ से जा रही है, उसका सम कहाँ आएगा, या कौन सा ताल का है, कितने मात्रा का बंदिश है, तो वो एक नेचुरली, एक जैसे एक विदाउट द टीचर टेलिंग मी, एक जैसे एक नेचुरल फीलिंग मुझे आती थी। तो फिर किसी ने मुझे कहा कि ऐसा लगता है कि यू आर रिदमिकली इंक्लाइंड, तो आपको सीखना चाहिए। वैसे भी संगीत सुर और ताल से बनता है। तो उस वजह से मैंने तबला सीखना शुरू किया। और ये जो सीखने का सिलसिला जब चलता रहा, वो कौन सा ऐसा मोड़ था जब आपको लगा कि हाँ, अब आपने इतना अचीव कर लिया है कि अब आप कॉन्फिडेंस के साथ कुछ परफॉर्म कर सकती हैं? एक्चुअली मैं परफॉर्मेंस 10.5 साल की उम्र से परफॉर्मेंस देना शुरू किया। उसके बाद में फिर वो मतलब बात फैल गई और लोगों को एक खलबली मच गई कि ये कौन आ गई, ये गुस्ताखी किसने की कि हमारे फील्ड में आ गई। ये भी ऐसे तरह तरह के रिएक्शंस रहे। कुछ लोग बहुत सपोर्टिव रहे, कुछ म्यूजिशियंस ने इस बात को, ये जो बात आपने कही है, और हालांकि आप हंसी कहते हुए इस बात को, लेकिन इसमें कोई दर्द भी लगता है कि मौजूद है। अगर किसी एनेक्डोट से इस बात को समझना हो कि अरे ये कौन आ गई, मतलब ये एक मेल डोमिनेटेड फील्ड था पहले से, और पहली बार कोई महिला तबला वादक उसमें हाथ आजमा रही थी, किसी एनेक्डोट से अगर आपको इस बात को समझाना हो? इतने सारे हैं, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे एक म्यूजिशियन ने मुझे कहा बजाने के लिए उनके साथ में, उन्होंने कहा कि जो विलंबित भाग है, स्लो पार्ट जो है, वो आप मेरे साथ बजाइए, और जो फास्टर पार्ट है, जहाँ द्रुत जो कहते हैं, वहाँ पे एक मेल तबला प्लेयर मेरे साथ बजाएंगे, मेरे भाई बजाएंगे, ऐसे उन्होंने कहा। तो मैंने कहा उनके भाई। तो मैंने कहा लेकिन फिर आप मतलब मेरे से फास्ट बजता नहीं है या मेरे कुछ कमी है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो बोले नहीं कमी ऐसे कोई नहीं है, आप तो बहुत फास्ट बजा सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि लड़की से इतना काम करवाया जाए। तो ये मुझे एक थोड़ी सी अजीब कमेंट लगी कि आप, फिर मैंने उनको कहा कि
फिर आप अपने भाई से पूरा ही प्रोग्राम बजवा लीजिए, तो वही अच्छा रहेगा। क्योंकि तो बोले नहीं, फिर मैंने कहा नहीं, मैं बजाऊंगी तो पूरा बजाऊंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर हुआ क्या आखिरकार? फिर मैंने ही बजाया पूरा। अच्छा, और फिर उन्होंने आखिर में क्या कहा? फिर कहना क्या है, देखिए आई एम अ पर्सन, मैं बोलती नहीं हूँ मेरे काम के बारे में, मैं सोचती हूँ मेरा काम खुद बोल देगा। तो जब कर लिया तो और बोलना क्या है, उन्होंने तो तारीफ की, ऑडियंस ने तारीफ की, बात बुरी हो गई। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे जानी मानी परकशनिस्ट अनुराधा पाल के साथ। हम लोग हमेशा एक सोचते हैं कि एक मेल उस्ताद या पंडित हो सकता है। हमने हमारे माइंडसेट में पंडिता वर्ड ये थोड़ा ऑड लगता है, अप्रचलित है। अगर आपको कुछ और करना है, ख़ास करना है, तो आप अगर आदमियों से कुछ अनोखे तरह से आप काम करते हो या और कोई ख़ास आपकी ऑफरिंग है ऑडियंस के लिए, तभी आपकी नोटिस होती है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज आप हैं जानी मानी परकशनिस्ट अनुराधा पाल के साथ। अनुराधा जी, ब्रेक से पहले आपने कहा और एक बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट आपने शेयर किया, और हमें लगता है कि खुद ही आप मानती हैं कि ऐसे कई बार ऐसे अनुभव होते रहते हैं। अब देखिए कि जितना लंबा समय होते थे, हाँ जी, अब ऐसा नहीं है। लेकिन अगर अब ऐसा नहीं है तो भी एक चीज़ की तरफ मेरा ध्यान जाता है। इतने लंबे समय तक जब आप बजा रही हैं, इतने दिनों में आप ही के कैलिबर का कोई मेल तबला प्लेयर या परकशनिस्ट होता तो उसे उस्ताद या पंडित की कोई उपाधि दे दी जाती। एक्चुअली पहले लोग देते थे, अब लोग अपने आप लगा देते हैं अपने नाम के पीछे। एक बात है, अभी जैसे आप देखेंगे कि किशोर यामुनकर जी, अब किशोर यामुनकर जी और पंडित जसराज जी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों उतने ही उच्च कोटि के कलाकार हैं। लेकिन एक पंडित जसराज जी हैं या एक पंडित भीमसेन जोशी हैं और एक गान सरस्वती श्रीमती किशोर यामुनकर जी, तो क्या उनका कम है? किसी भी हालत में कोई नहीं मानेगा कि किशोरी जी कोई कम कलाकार हैं, बल्कि उतने ही ग्रेट हैं। ये तो हुई, देखिए ये जो बात आप कह रही हैं, ये अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम है हमारे सोच में, या हम लोग हमेशा एक सोचते हैं कि एक मेल उस्ताद या पंडित हो सकता है। हमने हमारे माइंडसेट में पंडिता वर्ड ये थोड़ा ऑड लगता है, अप्रचलित है। इसके लिए कुछ बीच का रास्ता विदुषी वगैरह निकाल लिया। हाँ, तो अभी जैसे मेरे पीछे वो सारे नाम लग गए हैं। विदुषी बोलते हैं, साउथ में जाती हूँ तो विदुषी बोलते हैं, नॉर्थ में आती हूँ तो पंडिता बोलते हैं। बट मैं यही सोचती हूँ कि वो नाम लगे ना लगे, लोगों का रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसी की वजह से आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है। जी। तो उससे अच्छा क्या चाहिए? तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि ये जो पूरी क्लासिकल म्यूज़िक की जो परंपरा है, इसमें आपको मालूम है कि महिलाओं का ख़ास तौर पर आना और अपने आप को एसर्ट करते हुए आगे ले जाना, क्योंकि जिस सिलसिले में गंगूबाई हंगल अपने किस्से जो सुनाती हैं वो बहुत ही पीड़ादायी किस्से हैं, जिसमें उनको कितने स्ट्रगल के बाद जाकर वो जगह मिल पाई। और उससे पहले अगर वो कोर्ट्स की बात करें, वहाँ पर भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर पुरुष बैठकर गाते थे तो महिलाओं को खड़े होकर गाने तक का भी कुछ कहानियाँ किस्से सुनने को मिलते हैं। तो इसके बीच में जब आप काम करती हैं और आपको जगह बनानी पड़ती है, तो मेरा ख्याल है कि दोहरा स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं उसको 3 टाइम्स मैं स्ट्रगल बोलूँगी। दोहरा है कि आप इक्वली ट्रीट किया जाए। मतलब आप अगर एक 100% रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपको 200% रिज़ल्ट, 200% एफर्ट डालना है, जस्ट कि आपकी बात 100% दिखाई दे। क्यों? क्योंकि आप महिला हैं, तो पहले आपको डिस्काउंट वहीं पे किया जाता है कि नहीं ये तो ठीक है, ये तो महिला है। प्लस अगर आपको कुछ और करना है, ख़ास करना है, तो आप अगर आदमियों से कुछ अनोखे तरह से आप काम करते हो या और कोई ख़ास आपकी ऑफरिंग है ऑडियंस के लिए, तभी आपकी नोटिस होती है। अगर आप यू आर जस्ट एज गुड एज द मैन, तो फिर बात नहीं बनेगी। आपको एक कुछ ख़ास ऑडियंस के लिए आपको प्रस्तुत करना ही होगा, नहीं तो वो बात उनके आँखों में या कानों में कहीं नहीं पहुँचेगी। क्योंकि हमारे माइंडसेट इतनी अनफॉर्चुनेटली
प्रोग्रेसिव नहीं है कि हम लोग इक्वली एक टैलेंट को इक्वल नज़र से देखें। हम पहले जेंडर देखते हैं अनफॉर्चुनेटली, और फिर हम लोग सोचते हैं कि नहीं अच्छा पहले जेंडर देखते हैं, फिर देखते हैं अच्छा वो क्या कोई घराने से है, कोई फैमिली से है, अच्छा वो नहीं है तो फिर वो कौन है, क्या है। ये जो आपने 3 लेयर्स बताई स्ट्रगल की, इसके अलावा एक शायद चौथी लेयर भी होती है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ख़ास तौर पर ये है कि आप अपने कॉन्टेम्प्रेरी प्लेयर्स म्यूजिशियंस के बीच में जब आप अपनी कोई लैंग्वेज और जो प्रेजेंट सेंसिबिलिटी है उसके साथ करेस्पॉन्ड करते हुए कोई एक नई चीज़ बनाना चाहती हैं, वो एक शायद चौथी एक चुनौती की बात होती होगी, क्योंकि इसी काम को आपने अपने रिचार्ज के ज़रिए, स्त्री शक्ति के ज़रिए करने की कोशिश की है और बहुत कामयाबी से की है। तो बहुत सही ऑब्जर्वेशन है। ये एक चौथा लेयर है कि कुछ आपको अलग करना है या आपकी अपनी एक पहचान होनी है, तो एक वो 4th लेयर है। और फिर बहुत सारे लेयर्स विद इन लेयर्स है। जी जी। और आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, तो मुझे और उसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं। दुनिया बदल रही है और हमें एक ऑप्टिमिस्टिक स्टैंड लेना है। ऐसा नहीं, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे बारे में कोई सोचे अरे यार बेचारी लड़की, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे जगह ऐसे ऐसे स्ट्रगल किए हैं, सब जानते हैं। लेकिन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ये सीखी है कि आप स्ट्रगल करो, आप खुश रहो, आप फोकस्ड रहो और आप प्रोफेशनल रहो। प्रोफेशनल इस तरह से कि आपने अगर कमिटमेंट की है तो कमिटमेंट की है, फिर वो पत्थर पे लकीर है। बिल्कुल। जैसे कि मैंने कई बार 104 डिग्रीज टेम्परेचर में, बुखार में, जब शरीर तप रहा है 104 डिग्रीज में, तब भी मैंने प्रोग्राम बजाया है। अर्थक्वेक हो गया, फ़्लाइट कैंसिल हो गई, ट्रेन कैंसिल हो गई, बस नहीं है, कैसे पहुँचेंगे, अपनी गाड़ी लेके ड्राइव करके गए प्रोग्राम में। जी जी। तो ये जो एक कमिटमेंट मुझे मैं कहूँगी, इस वजह से जो एक लोगों ने एक जो रिस्पेक्ट मुझे मिलता है, वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं महिला हूँ। जी बिल्कुल। वो इन सब बातों से मिलता है और इसका श्रेय बहुत मैं कहूँगी कि मेरे फैमिली को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही वो एक संस्कार मेरे अंदर डाले कि आपने अगर किसी को ज़बान दी है तो आपको निभाना है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे जानी मानी परकशनिस्ट अनुराधा पाल के साथ। मैंने अपने आप के 3 भाग किए, अपने आप के 3 भाग किए इन दैट, और उसमें जिस तरह से एक आवाज़, दूसरी आवाज़ और तीसरी आवाज़, तो जैसे 3 लोग बात कर रहे हैं वैसे मैंने उस तबले में प्रेजेंट किया। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज अनुराधा पाल के साथ, जो कि जानी मानी परकशनिस्ट हैं। अनुराधा जी, आपने दुनिया भर में अपने सोलो परफॉर्मेंसेस भी और संगत भी की हुई है। कुछ फिल्मों में भी आपने काम किया है। मेरा ख्याल है कि M.F. हुसैन की फ़िल्म का म्यूज़िक आपने कंपोज किया है। उसका क्या अनुभव एक सरसरी तौर पर हमें बताइए। ऐसे ही उन्होंने मुझे कहा कि एक बार मेरे कॉन्सर्ट था मेरा बॉम्बे में, तो कॉन्सर्ट के बाद में मुझे मिले, बोले कि मैं कल सुबह आ रहा हूँ घर पे। तो आए, रफ़ कट लेके आए फिल्म की, गजगामिनी की फ़िल्म लेके आए, बोले कि आपको इसका म्यूज़िक करना है, बैकग्राउंड स्कोर करना है। मैंने कहा पर मैं कैसे लायक हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ, आपको तो दुनिया के सबसे बड़े कलाकार मिल जाएंगे, तो आप उनसे पूछ लीजिए, मैं आपका काम मतलब मेरी औकात ही नहीं है आपके साथ काम करने की। बोले ये तो मुझे डिसाइड करने दो आप क्यों डिसाइड कर रहे हो कि आपकी क्या औकात है, मैं समझता हूँ, तो इसलिए तो मैं आपको काम करने के लिए कह रहा हूँ। थ्रू द सेंचुरीज़, ये गजगामिनी में बहुत सुंदर तरह से उन्होंने दिखाया है, अलग अलग कैरेक्टर्स फ्रॉम हिस्ट्री लेके, शकुंतला वगैरह लेके। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यू अंडरस्टैंड द पेन, द स्ट्रगल, द पेन, द एक्सटेसी, द एगनी। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि ये आपको करना है। और बस मैंने फ़िल्म देखी और कई बार देखी इनफैक्ट, क्योंकि उनका काम करना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, और उन्होंने बहुत ही एक फ्री हैंड दे दिया कि आप आपके हिसाब से आप करिए,
कोई इसमें रोक टोक नहीं है, बस लेकिन एक चीज़ है, आपका तबला हो और आप हो, और मुझे तीसरा म्यूजिशियन नहीं चाहिए, दूसरा म्यूजिशियन नहीं चाहिए, सिर्फ आप हो, आपका आवाज़, आपकी आवाज़ हो और तबला हो, बाकी आप जानो, आपको जैसे कंपोज करना आप करो। बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि देखिए ये पहला फिल्म था जहाँ पूरा बैकग्राउंड स्कोर एक आदमी से बजाया हुआ है और वो भी तबले पे है। ये कोई, आप दुनिया की फिल्म कोई और मत देखिएगा, आप मुझे बताइए कि कोई भी और फिल्म हो जो पूरा तबले पे हो। नहीं तो लोग क्या क्या डाल देते हैं, कीबोर्ड डाल देते हैं, साउंड इफेक्ट्स डाल देते हैं, क्या क्या दुनिया भर का भेलपुरी होता है साउंड इफेक्ट्स। इस फिल्म में कौन सा सीक्वेंस आपके सबसे मन के नज़दीक है, जिसको आपने एक चैलेंज की तरह लिया था और एग्जीक्यूट करके दिखाया? स्पेशली माधुरी जी जब गजगामिनी की डांस करती है, ओके, द वे शी literally moves her hips, which is in that 9-yard मराठी साड़ी, जो उनकी ट्रेडिशनल साड़ी है, तो माधुरी दीक्षित वो पहन के जिस तरह वो डांस करती है, वो डांस के लिए मुझे तबला बजाना था। गजगामिनी तू है मना मोहिनी, मेरा से दीवानी, तू है राधा की कहानी, तू है शक्ति की महिमा, तू है भक्ति की गरिमा, ये रूप तुम्हारे हजार रंगों वाले, तू ऐसी रती है कई चाम दे बहारे, तू ही योग, तू ही योगिनी, गजगामिनी। चैलेंजिंग इसलिए रहा क्योंकि वो डांस में एक सेंशियस एलिमेंट भी है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे शी हैज़ डन इट, बहुत सुंदर तरह से, और उन्होंने उसको फिल्म भी बड़ा अच्छी तरह से इंटरेस्टिंगली दिखाया है। जी जी। तो उसमें बहुत, और दूसरा मुझे ये लगा जैसे एक दाल मंडी का एक सीन है बनारस का, कि दाल मंडी के सीन में जहाँ वो गाना बजाना हो रहा है, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत कुछ अलग तरह से 2 तबले लेके, वॉइस को, मेरे वॉइस और बोल को लेके, एक जैसे 3 लैंग्वेजेस हो रही हैं, लाइक इंटरैक्टिव बिटवीन 3 पीपल, ये मुझे दिखाना था उस सीन में। मैंने अपने आप के 3 भाग किए, अपने आप के 3 भाग किए इन दैट, और उसमें जिस तरह से एक आवाज़, दूसरी आवाज़ और तीसरी आवाज़, तो जैसे 3 लोग बात कर रहे हैं वैसे मैंने उस तबले में प्रेजेंट किया हुआ है, और मैंने ही सब बजाया हुआ है, मैंने ही सब कंपोज किया हुआ है। तो ये एक पहली फिल्म होगी जिसमें ये ऐसा मैंने कोलैबोरेशन किए हैं विद अफ्रीकन म्यूजिशियंस, बहुत नामी अच्छे अच्छे के साथ में मैंने परफॉर्म किया हुआ है। तो फ्लेमेंको डांसर्स के साथ, फ्लेमेंको के साथ में भी किया हुआ है, बॉन्ड सिस्टर्स जो
वायलिन और वायोला और ये सब के यूके का टॉप ग्रुप है, उनके साथ में भी परफॉर्म किया, अभी वापस में परफॉर्म करने वाली हूँ उनके साथ में। लेकिन शायद एक स्टेमिना का इशू भी होता होगा, अगर आप घंटों एक ही पोजीशन में बैठे हुए, और दोनों चीज़ें, एक तो फिजिकल उसमें जो आपका एफर्ट है वो, और प्लस आपको क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन भी करने, इसका क्या एक्सपीरियंस है आपका? देखिए, उसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत एनर्जी का काम है और उसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत रियाज़ करना पड़ता है। बट एनर्जी या स्टेमिना मैं सोचती हूँ इज़ अ फंक्शन ऑफ योर माइंड। फिज़िकल स्ट्रेंथ तो है ही इम्पॉर्टेंट, बट आपके अंदर मन की शक्ति हो कि तो तन की शक्ति आ जाती है, ये मेरा मानना है। जैसे मैंने कई म्यूज़िक एल्बम्स बनाए हैं, जैसे कि रिचार्ज है। जी मुझे बताइए जी, आपका फिर भी तो जो बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट होता होगा और जो आपका ऑर्थोपेडिक कॉन्स्ट्रक्ट होता होगा, वो तो फ़र्क होगा ही आदमियों और औरतों में। तो आप मन में कितनी भी शक्ति लाएं, एक सीमा तो होती होगी अगर दौड़ाया जाए। अब तक मेरी सीमा नहीं आई, अभी आगे का मैं नहीं कह सकती हूँ। फ्रैंकली आपको बताऊँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक सीडी रिसेंटली मेरी रिलीज़ हुई है, उसका नाम है गेट रिचार्ज्ड। अब उसमें मैंने 40 परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बजाए हैं, 40 जी। जैसे कि अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट के नाम से जेम्बे, उदू, ऐसे लैटिन इंस्ट्रूमेंट्स, फिर अरेबिक इंस्ट्रूमेंट, ढोल, इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे, तो ऐसे करके 40 इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बजाए हैं। तो जो आपने कहा परकशनिस्ट का मेरा क्या सोचना है, मैं सोचती हूँ कि जो देखिए तबला है सबसे सुंदर परकशन इंस्ट्रूमेंट मेरे हिसाब से, बिकॉज आई एम अ तबला प्लेयर। यही नॉलेज या एक्सपीरियंस को मुझे एक्सप्रेस करना है अलग अलग फील्ड्स में, प्लस बिकॉज आई प्ले विद डिफरेंट इंटरनेशनल म्यूजिशियंस, तो मुझे उनसे सुन के सीख के मैं एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ। अनुराधा जी देखिए, बातों का सिलसिला मुझे लगता है कि इतनी दिलचस्प ढंग से आप अपनी यात्रा को बता रही हैं और अपने प्रोफेशन को बता रही हैं कि मुझे लगता है कि ये बातचीत अभी और चलती जाए, लेकिन वक्त का भी अपना एक कांस्टेंट है। सबसे आखिर में आप हमको ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो अनुराधा पाल को अनुराधा पाल बनाती है? मेरे अंदर वो एक आता नहीं है कि मैंने अच्छा बजाया, मेरे अंदर वही आता है कि मुझे और अच्छा बजाना है, और वो एक जो तड़प है अच्छा करने की, कुछ और करने की, कुछ और देने की ऑडियंस को, ये तड़प एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। लाइक यू से विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, स्पाइडरमैन का डायलॉग है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने कही आखिर में। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा, आप हमारे लिए वक्त दिया। थैंक यू सो मच। ये थी अनुराधा पाल, मशहूर परकशनिस्ट। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।